नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश विशेष। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और आज बात होगी भारत के डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर होती तस्वीर की। जी हां, रक्षा क्षेत्र में भारत के स्वदेश का सूरज तो बहुत पहले ही उदय हो चुका था, लेकिन लंबे समय तक यह सूरज सिर्फ अपनी लालिमा ही बिखेर पा रहा था। लेकिन हाल के कुछ सालों में डिफेंस में स्वदेश का सूर्य अब लालिमा से निकलकर आसमान में दमदार तरीके से अपनी चमक बिखेर रहा है। और ये चमक इतनी बेजोड़ है, इतनी दमदार है, इतनी शानदार है कि पूरी दुनिया इस रोशनी में इस वक्त नहा रही है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री ने एक ताजा रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का रक्षा क्षेत्र में एक्सपोर्ट 2021-22 में लगभग 13,000 करोड़ तक पहुंचा, जो कि 2020-21 में महज 8,400 करोड़ से थोड़ा ज्यादा था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत द्वारा रूस, फ्रांस, अमेरिका और अन्य विकसित देशों से हथियारों का इंपोर्ट 2013 से 2017 की तुलना में अगर इस बीच के आंकड़ों की तुलना करें तो 2018 से 2022 तक 11% कम हो चुका है। और इसके पीछे भारत सरकार के रक्षा क्षेत्र में घरेलू रक्षा उद्योगों को बढ़ावा देने के कारण इस तरह के रिजल्ट सामने आए हैं। इन आंकड़ों से यह भी पता चला है कि रूस भारत के लिए सबसे बड़ा हथियार विक्रेता अभी बना हुआ है। इन आंकड़ों के जरिए हम समझ पा रहे हैं कि भारत में डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर योजना ने कितना बड़ा फर्क पैदा किया है। हमने अपने लक्ष्य भी अब बड़े कर लिए हैं, उस पर भी बात होगी। ऐसे में चर्चा में हम आज समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन से वो कदम हैं जिनसे भारत के डिफेंस का दम आज पूरी दुनिया देख रही है, किन तकनीकों की तरफ भारत देख रहा है, कौन से और बड़े बदलाव हमें करने होंगे। चीन और पाकिस्तान जो कि हमारे लिए बराबर एक खतरा बने रहे हैं, उनके मुकाबले हमारी डिफेंस की जो तैयारी है उसमें ये जो आंकड़े हैं वो कितना बड़ा रोल अदा करते हैं। इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल मौजूद है। सबसे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड जी.एस. सोढ़ी साहब हैं, जाने माने डिफेंस और स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एनालिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत सोढ़ी सर आपका। हमारे साथ हैं विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब, बहुत बहुत स्वागत सर आपका भी। शशांक मनी हमारे साथ हैं जो कि फाउंडर हैं जागृति एंटरप्राइजेस सेंटर, पूर्वांचल गवर्नमेंट स्ट्रेटजी और ट्रांसफॉर्मेशन लीडर एंड इसके साथ ही वो एरोस्पेस और डिफेंस लीडर है PwC यानी प्राइस वाटर हाउस कूपर से। आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ हमारे सीनियर एडिटर राजेश सर भी हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। राजेश सर, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा। ये जो आंकड़े हैं और जब ये कहा जा रहा है कि एक वक्त में हमारी पहचान सिर्फ इंपोर्टर के तौर पर थी, आयात करने वाले देश के तौर पर थी, आज ये तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। आयात में भले ही अभी भी हमारी भागीदारी बढ़ी हुई है, लेकिन यहां भी एक मेजर चेंज नजर आया है। कौन कौन से सिग्निफिकेंट चेंज आपको नजर आते हैं भारतीय रक्षा सेक्टर में? देखिए, जो प्रधानमंत्री मोदी ने अनाउंस किया था अभी पिछले महीने ही एरो समिट में, भारत जो अभी तक है मेजर इंपोर्टर है, शायद दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस इंपोर्टर है, लेकिन आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम बढ़ रहे हैं और हमारा एक्सपोर्ट जो है पिछले कुछ सालों में काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। और अभी भी, लेकिन हालांकि पूरी दुनिया में जो टोटल एक्सपोर्ट होता है उसका 0.2% ही सिर्फ हम लगभग $1.5 बिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं। 2024-25 का टारगेट जो सरकार ने रखा है कि हम इसे बढ़ा के 5 बिलियन टारगेट करें, 5 बिलियन का। लेकिन ये वर्ल्ड एक्सपोर्ट के दुनिया में भारत के लिए अपना पोजीशन बना पाना अभी बहुत लंबा रेस का हो रहा है, काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं उस तरफ। अगर आंकड़ों की तरफ देखें तो आप सिर्फ देखिए कि अमेरिका और फ्रांस, ये दो देश जो हैं, ये मिलकर दुनिया के एक्सपोर्ट का 51% मार्केट कंट्रोल किए हुए हैं। तो आप सोच सकते हैं, रूस उसके बाद है, चाइना है, लेकिन इवन पाकिस्तान जो है वो भारत से बड़ा है एक्सपोर्ट के मामले में अगर आप देखिए तो हमें बहुत आगे बढ़ना है, बहुत कुछ करना है। लेकिन सरकार के हौसले अब बढ़ाने वाले हैं और धीरे धीरे हमारा बढ़ रहा है। जैसा कि आपने बताया कि 8,000 करोड़ से 13,000 करोड़ एक साल के अंदर बढ़ा है और हमें टारगेट रखा है कि इसको बढ़ा के हम $5 बिलियन का कर दें 2024-25 तक।
बिल्कुल। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो हमें एक बदलाव नज़र आया है, क्योंकि जब हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं, हम आत्मनिर्भर योजनाओं की जब हम बात करते हैं, तो हमेशा एक रिजल्ट की बार-बार चर्चा होती है। शशांक जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। 2020-21 और 2021-22 ये जो आंकड़ा है, जहाँ पर हम एक एक कह सकते हैं कि ये एक सिग्निफिकेंट चेंज है। चेंज इसलिए भी क्योंकि आमतौर पर जब कोई योजना अमल में लाई जाती है या किसी सेक्टर में जब आत्मनिर्भरता की बात की जाती है, तो कहा जाता है कि साहब पेपर पे अभी चीज़ें हैं, अभी बहुत दूर की सोच है। लेकिन ये चेंज तुरंत नजर आया है। किस तरह से इसका विश्लेषण करेंगे, कैसे देखते हैं आप इसे? एक तो मैं कहूँगा कि पिछले 3-4 साल में जो कायापलट हुआ है डिफेंस में, वो अद्भुत है और उसके कई कारण हैं। एक तो ये कारण है कि हम लोग को विश्वास ये हुआ कि हम एक ऐसे जिसे कहते हैं प्रांगण में रहते हैं, जहाँ पर एक तरफ उत्तर की तरफ एक हमारा शत्रु कहेंगे और एक पूर्व की तरफ भी एक व्यक्ति हैं। तो इसके लिए हम लोग को ये मालूम हो गया कि हम लोग को आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। दूसरी चीज़ हमने ये देखा कि जो नेशनलिज़्म आ रही है पूरे विश्व में, उसकी वजह से भी हम लोग को चाहिए कि अगले 5-10 साल में इस प्रकार का रणनीति बनाएँ ताकि हमारी जो डिफेंस इक्विपमेंट है अपनी तरफ मैन्युफैक्चर करें। इन दोनों के होते-होते जो अद्भुत प्रभाव हुआ है मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 3-4 साल में, उसका परिणाम ये है कि हम लोगों ने अपनी जो इम्पोर्ट है उसको कम किया है और जो ये विकास हुआ है एक्सपोर्ट में वो बहुत ही प्रशंसनीय है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये अभी शुरुआत है और कई कारण हैं जिसकी वजह से भारत आने वाले दिनों में भी एक तरह से विश्व में और खासकर कि इमर्जिंग मार्केट्स में ऐसे वेपन सिस्टम का नेतृत्व कर सकता है, जिसमें कि हो सकता है कई चीज़ें जिसमें कि डिफेंस टेक्नोलॉजी में नॉर्थ अमेरिका और फ्रांस आगे है या रशिया भी आगे है। लेकिन कई ऐसी नई चीज़ें आ रही हैं जिसमें हम लोग लीपफ्रॉग भी कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे हमारी जो एलसीए है, उसकी यूज़ बहुत बड़े क्षेत्र कर सकते हैं। अफ्रीका की कई कंट्रीज़ हैं, कुछ मलेशिया भी बात कर रहा है इसके बारे में। नॉन काइनेटिक वॉरफेयर पे भी बहुत हम लोग का दायित्व है क्योंकि हमारी आईटी सेक्टर कंपनियाँ बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो आजकल की तारीख में जो युद्ध हो रहा है अगर आप देखेंगे किसी भी क्षेत्र में, वहाँ पर काइनेटिक वेपन के अलावा नॉन काइनेटिक वॉरफेयर भी चलता है। तो इस हिसाब से मेरा पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में ये आंकड़े और भी आगे चलेंगे। ये शुरुआत है एक्सपोर्ट्स की, इम्पोर्ट भी कम होंगे और एक आत्मनिर्भर भारत की तरफ हमारा डिफेंस इंडस्ट्री बढ़ रही है। एक मैं स्पष्टीकरण करूँगा, मैं अभी पीडब्ल्यूसी में नहीं हूँ, मैं एयरोस्पेस एंड डिफेंस लीडर था कई सालों तक। पिछले साल से मैं एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति हूँ, व्यक्तित्व कर रहा हूँ यहाँ पर। नमस्कार। ठीक है सर, ठीक है। बहुत बहुत अहम बात। और जिस तरह की डिटेल आपने दी वो बता रही है कि किस तरह की हमारी तैयारी है। जे.एस. सोढी सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। ये जो आंकड़े हैं ये कितना हौसला बढ़ाने वाले हैं और क्या वो चीज़ें हैं जो सबसे बड़े बदलाव के तौर पर आप देख रहे हैं, और भारतीय सेना के लिए इस तरह के आंकड़े या एक आत्मनिर्भरता की जो सोच है उसका इस तरह का रिजल्ट, इस तरह के परिणाम आना कितनी बड़ी बात है? जय हिंद प्रशांत जी। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। दिसंबर 1991 में जब मैं कमीशन होकर इंडियन आर्मी में ऑफिसर बना और मैं अपनी रेजिमेंट में गया तो मैंने वहां देखा कि तकरीबन सारे हथियार मेरी रेजिमेंट में विदेश के बने हुए थे। तब मेरे दिल में एक बात आई कि हम अपने देश में बने हुए हथियार क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं। आज जब आपने ओपनिंग ग्राफिक्स में आंकड़े दिखाए कि आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया कितना सफल हो चुका है, आज मेरा सीना इतना खुशी से मैं अपने लफ्ज नहीं एक्सप्रेस कर सकता। ये हर सैनिक और वेटरन के लिए बड़े गर्व की बात है कि आज भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना भारत में बने हुए हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रशांत जी, ऐसा नहीं है कि हमारे देश में कंपनियों की कमी थी। हमारे देश में चाहे पीएसयूज थे, प्राइवेट सेक्टर थे, वो हमेशा से डिफेंस के लिए हथियार और वेपन सिस्टम बनाना चाहते थे। लेकिन पहले की नीतियां और नियत में कमी थी, जिसकी वजह से हमारे अपने स्वदेशी कंपनीज को कभी बढ़ावा नहीं मिला। तभी हम देखते थे कि 2014 से पहले विदेश की हर बड़ी कंपनी के सीईओ आधा टाइम भारत में रहते थे क्योंकि भारत एक बड़ा आर्म्स मार्केट था। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने और कुछ महीने बाद सितंबर 2014 में उन्होंने मेक इन इंडिया का नारा दिया, थोड़े टाइम के बाद आत्मनिर्भर का नारा दिया, ये इतना सफल हुआ कि आज भारत दुनिया में 23rd नंबर पे हथियार एक्सपोर्ट करने के लिए।
2014-15 में हमने सिर्फ 1941 करोड़ के हथियार एक्सपोर्ट किए थे और 2021-22 में 11,607 करोड़ के, और 2025 तक हम 35,000 करोड़ के हथियार एक्सपोर्ट करेंगे। ये आंकड़े दिखाते हैं कि आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया कितना सफल हुआ। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इनिशिएटिव, उनका विजन, दूसरा भारत ने जो ये एफडीआई इंक्रीज की डिफेंस में 49% से 74%, तीसरा तीनों सर्विस हेडक्वार्टर्स, आर्मी हेडक्वार्टर, एयरफोर्स हेडक्वार्टर, नेवल हेडक्वार्टर्स का कंट्रीब्यूशन, कि उन्होंने कुछ नॉर्म्स को रिलैक्स किया ताकि हमारे जो नए प्लेयर्स हैं जिनके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है वो भी आके हिस्सा ले सके स्टैंडिंग प्रोसेस में। तो ये सारा एक जो जॉइंट टीम एफर्ट था उसने आज भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खड़ा कर दिया है, जहां पे भारत आज एक महाशक्ति बनके उभर चुका है। क्योंकि कोई भी देश हम देखें जो बड़ा शक्ति है इस दुनिया में, वो खुद अपने हथियार बनाता है, और आज हमें गर्व है कि भारत भी एक महाशक्ति के रूप में उभर चुका है। बिल्कुल, भारत एक महाशक्ति के रूप में न सिर्फ उभर रहा है बल्कि पूरी दुनिया में एक वैलिडेशन भी मिल रहा है। बख्शी सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। एक बहुत बड़ा जो चेंज हम देख रहे हैं उसमें जो उपकरण एयर डिफेंस के नजरिए से हैं उनकी मांग बढ़ती जा रही है। कैसे देखते हैं आप और क्या मानते हैं कि जो भविष्य की तस्वीर है वो किस तरह की होगी? थैंक यू वेरी मच। आपके चैनल में आने का, दोबारा आने का मुझे बहुत ही गर्व है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को तो हम बहुत सालों से डिस्कस कर रहे हैं। मैंने तो आते 25 साल पहले भी इनके ऊपर लिखा है, और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारी ये जो खुशखबरी आ रही है कि 13,000 करोड़ के हम अब एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि निर्यात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हमारे पास सारे आंकड़े हैं कि पिछले 4-5 साल के अंदर हमने कैसे नीचे गए फिर ऊपर आए। ये तो मैं नहीं पढ़ के आपको बताऊंगा, ये तो आपके पास है, पर मैं रीजन बताता हूं आपको। क्वेश्चन ये है, हम क्यों नहीं, हम पहले हमारी पॉलिसी क्यों ऐसी नहीं थी? इस सारे खेल के दो एस्पेक्ट हैं, एक तो आपकी लाइन ऑफ थिंकिंग और एक आपका एक्चुअल वर्किंग। लाइन ऑफ थिंकिंग ही हमारी कमजोर थी कि हम महात्मा गांधी और गौतम बुद्ध के देश हैं, शांति प्रिय देश है, हम क्यों एक्सपोर्ट करें, हम क्यों आर्मामेंट बनाएं। ये सारी हमारी प्रॉब्लम थी। जब हमारे को लड़ाई में थोड़ी मार खानी पड़ी, हमको कारगिल में प्रॉब्लम आई, जो मेन आर्टिलरी शेल थे उसको हम मांग रहे थे बाहर, सोने के भाव खरीद रहे थे, 155 मिलीमीटर का शेल। क्या हमें ये पता करना पड़ेगा क्या अब हम बना रहे हैं? जो लिस्ट हमारे पास है वो लिस्ट ठीक है, आपको पैसे कमा के दे रही है, डॉलर कमा के दे रही है, पर आपको किस लिए आप आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं? ताकि लड़ाई के अंदर कोई आपको सप्लायर हाथ ना मरोड़ सके। मैं अभी भी बताता हूं, जब आपने रफाल का खड़ा किया है, आप रफाल बना भी लेंगे, पर अगर इंजन बाहर से आ रहा है, एलसीए का इंजन अमेरिका से आ रहा है, और अमेरिका के साथ आपके मन मुटाव हो जाते हैं, जैसे 1998 में उसने सारी सप्लाई बंद कर दी थी, फिर क्या होगा? हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है इंजन। हम इंजन कहां बनाएंगे? हमको, मैं इस लिस्ट को तब खुश होकर पढ़ूंगा जब मैं उसमें इंजन देखूंगा। मैं ठीक है, वेपन लोकेशन रडार भी आ गया है, उसमें सर्विलेंस रडार भी है, कोस्टल सर्विलेंस रडार भी है, ठीक है, वो सब आपको डॉलर लेके आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इसलिए मैं ये चाहता हूं और मैं अर्ज करूंगा कि हमारे एक व्हाइट पेपर लिखा जाए और एक सेंट्रलाइज कमिटी जो थ्रेट को स्टडी करे और प्रायोरिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट बनाए, और जो इंडस्ट्री जिसको हमने सेलेक्ट किया है, हमको सारी प्राइवेट इंडस्ट्री जितनी हो सके अंदर लानी पड़ेगी, जिसके पीछे बड़ी रिलक्टेंस थी, वो अब आने लगी है। और जो HAL है, DRDO है, उनको ठीक है आप काम कराइए, पर DRDO को खासकर R&D में ज्यादा इन्वॉल्व करिए। इसके लिए हमको अपनी पॉलिसीज चेंज करनी पड़ेंगी। ये सिर्फ आप चाहे 90,000 करोड़ के इक्विपमेंट बना के बेचिए, पर आप क्या वो इक्विपमेंट बना रहे हैं जिसको आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है? पहले हमें अपनी जरूरत देखनी है। ब्रह्मोस मिसाइल तो हमने बना ली, फिलीपीन को भी दे दी, ठीक है, LCA भी बना लिया। ना ब्रह्मोस का पावर प्लांट हमारा है, ना LCA का पावर प्लांट हमारा है, ना ही रफाल का पावर प्लांट हमारा है, किसी का नहीं है। शिप का पावर प्लांट नहीं है, टैंक का पावर प्लांट नहीं है, उनके मेटल नहीं है।
हमको ये सब ओवरकम जल्दी से जल्दी करना है। चैलेंज हमें क्रिटिकल होकर भी सोचने की आवश्यकता है, लेकिन इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि जिस तरह की हमारी एक सोच थी और जो हम एक तरह से हम हमेशा से बहुत दूर के भविष्य के बारे में सोच रहे थे, लेकिन वो अचीवमेंट हम आज बहुत कम वक्त में हासिल कर रहे हैं और इससे भी इनकार नहीं करना होगा। राजेश सर, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा कि डिफेंस एक्सपो एक बहुत बड़ा ट्रेलर था पूरी दुनिया के सामने, जहां पर हमने देखा कि उभरते हुए भारत का जो पार्टिसिपेशन था वो पूरी दुनिया को नजर आया, क्योंकि यहां पर फोकस जो था वो स्वदेशी उपकरणों पर था। इंपोर्ट के मामले में अभी भी जो है वो चैलेंजेस बने हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद ये पार्टिसिपेशन और बढ़े, उसके लिए क्या चीजें हैं जिनको करने की आवश्यकता है? देखिए, जो सबसे बड़ी चीज़ है कि अभी जो भी डिफेंस एक्सपोर्ट्स है उसमें जैसा कि यूरोप का या अमेरिका का वर्चस्व है, तो बहुत सारे छोटे देश जो कि इंपोर्ट करते हैं, आज के दिन में ये पोजीशन है कि उनसे डरते हैं या उन्हें लगता है कि उनसे अपने रिश्ते को खराब नहीं करेंगे। ऐसे में भारत के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि अपना परसेप्शन पहले बनाए, और वही नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। जो आज के प्राइम मिनिस्टर हैं, जो डिफेंस एक्सपो की आप बात कर रहे हैं, वहाँ पीएम ने कहा था कि भारत जो है वो डिफेंस के लिए एक मार्केट ही नहीं है, भारत जो है वो डिफेंस के लिए एक पोटेंशियल डिफेंस पार्टनर भी है पूरे देशों के लिए। तो टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ आए, हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आए और हम एक बड़े पार्टनर बने एक्सपोर्ट कम्युनिटी के लिए, और तभी वो संभव है। तो इसमें 1 साल या 2 साल में तुरंत नहीं होगा, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम होगा। लेकिन पिछले जो 4-5 साल की बात देखें, पिछले 70 साल में जितना नहीं हुआ है वो पिछले 5 सालों में काफ़ी तेजी से भारत का एक परसेप्शन जो है वर्ल्ड ग्लोबली बढ़ा है। और वो परसेप्शन जितना स्ट्रांग होगा, जितने हम पॉजिटिव होंगे, तो वो धीरे धीरे हमारा बढ़ता जाएगा। और वही चीज़ ये सरकार का फोकस कर रही है और वही चीज़ हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो बदलता हुआ नजरिया है, इससे जो है पूरी दुनिया मान रही है, और यही वजह है कि आज हम इस तरह के आंकड़ों पर चर्चा कर रहे हैं। शशांक जी, आपके पास आना चाहूंगा। एक बात जब होती है, हम बहुत क्रिटिकल होके भी देख लें तो उसमें बड़ा पॉजिटिव साइड है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का। ये कितना अहम रोल निभाता है किसी भी देश में, जब हम भारत में देख रहे हैं कि एक अप्रोच जो बदली है वो डीप इनोवेशन की ओर गई है या डीप टेक्नोलॉजी की ओर गई है, वहाँ पर कितना मायने रखता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र? क्योंकि हमने डिफेंस एक्सपो में भी देखा कि इस बात की वकालत बार बार हो रही थी कि ठीक है, हम उपकरण हम बनाएंगे, बहुत सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको लेकर अगर हमें अभी भी उनको उतारना है तो हमें सबसे हाई टेक्नोलॉजी की ओर, उन्नत तकनीक की ओर देखना पड़ेगा, जो शायद दूसरे देशों के पास है। देखिए, सबसे पहले है टेक्नोलॉजी प्रावेस और एक टेक्नोलॉजी कंट्री के बनने की पॉलिटिकल विल की जरूरत है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिखाई है। और पॉलिटिकल विल हमारी सीमाओं पे दिखाई है, अपने देश के वर्चस्व से दिखाई है, एक रिपब्लिकन एनर्जी लाई है जिसमें हर व्यक्ति चाहता है कि देश आगे बढ़े। अमृतकाल का घोषणा की गई है, 75वीं वर्षगांठ को अच्छी तरह मनाया गया है, G20। उस पॉलिटिकल विल से एक बड़ी सोच निकल के आई है, जिसे मैं कहूंगा होल ऑफ नेशन अप्रोच है। किसी भी काम करने के लिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए सिर्फ आपको डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट ही नहीं, उसके साथ हमारी प्राइवेट सेक्टर कंपनियां चाहिए, उसके साथ स्टार्टअप्स चाहिए, और कुछ हद हमारे जो सेनानी के फौज के जवान हैं, अफसर हैं, उनका भी एक योगदान चाहिए, क्योंकि उनकी भी मानसिक शक्ति इसके लिए चाहिए। तो अगर होल ऑफ नेशन अप्रोच होगा, तभी जाके हम लोग उस टेक्नोलॉजी को भरपूर काबू कर सकेंगे, जिसके बारे में बात चर्चा हुई है। और तीसरी चीज मैं ये कहूंगा कि जो बात कही गई प्रधानमंत्री जी ने कि हम लोग अपने देश को एक इंपोर्ट वाला नहीं, एक यहाँ के सप्लाई चेन को एक्सपोर्ट करें, तो उसमें किरदार चाइना का भी है, क्योंकि चाइना से कुछ पूरे अलग अलग देशों से एक घबराहट सी है। तो सप्लाई चेन्स जो है वो वहां पर कभी नहीं जाएंगी डिफेंस की, जो आएंगी अगर मान ली इंडो पैसिफिक की तरफ है तो वो भारत में ही आएंगी। तो ये भी हमारे लिए सुनहरा मौका है। तो एक तरह से एक होल ऑफ नेशन अप्रोच के लिए हम लोग लेके चलते हैं, लेकिन इसके साथ भी जैसा आपने बोला, हम लोग को क्रिटिकल होना पड़ेगा। कई चीजों में अभी भी हम लोग उतने ठीक नहीं है, हाई टेक्नोलॉजी में हम लोग अभी भी ठीक नहीं है। इंजन बनाने की बात करी गई, कई मेटल्स हैं जिसको हम लोग को अपनी तरफ खींचना पड़ेगा। और इसमें 2-3 और सेक्टर्स हैं, जैसे स्पेस में भी बहुत बढ़त हो रही है, एटॉमिक एनर्जी में हुई है। तो इन 3-4 स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स को अगर मिला के भारत आगे चलेगा तो आत्मनिर्भर भी बनेगा। लेकिन अकेला चलने वाली बात नहीं है दोस्तों, इसमें हम लोग को समाज को साथ लेके चलना है, प्राइवेट सेक्टर को, पब्लिक सेक्टर, और कुछ ऐसे देशों को भी साथ लेके चलना है, जैसे कि कोरिया के साथ, जापान के साथ, जहां इलेक्ट्रॉनिक की भरपूर मात्रा है, उनको भी साथ लेके चलना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से इसमें
हम लोग इस प्रकार से चलें ताकि हमारे जो शत्रु हैं वो समझें कि हम अकेले नहीं चल रहे, हमारे साथ अनेक लोग भी हैं और पूरा समाज जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल। और यही यही एक तस्वीर जो है वो पूरी दुनिया समझ भी रही है कि भारत न सिर्फ उनकी खपत के लिए, उनके उत्पादों की खपत के लिए, बल्कि भारत अब जो है वो अपने उत्पादों के एक तरह से जब हम बात करते हैं हर सेक्टर में एक कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट की, तो यहाँ डिफेंस सेक्टर में भी वो बात नज़र आती है। सोढी सर, जब इस तरह के आंकड़े जब सामने आते हैं तो वहाँ पर होती है कि अब भविष्य की ओर देखना होगा। क्या वो इनोवेशंस आपको नजर आते हैं भारतीय सेना के लिहाज से जो इस वक्त एक बहुत बड़े बदलाव की तस्वीर पेश कर रहे हैं या गेम चेंजर बनकर उभरे हैं? प्रशांत जी, सबसे बड़े जो गेम चेंजर इस पूरे मुहिम में हुआ वो है हमारी जो मानसिकता थी, वो भी पॉलिटिकल मानसिकता। क्योंकि हमारे पास ट्रेन मैन पावर थी, हमारे पास वो कंपनियां थी, लेकिन हमारे पास वो दिशा दिखाने वाला लीडरशिप नहीं था। तो मैं समझता हूं सबसे बड़ा जो गेम चेंजर हुआ जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और उन्होंने भारत को एक दिशा दिखाई आत्मनिर्भर होने की, और वो इतनी सक्सेसफुल हुई कि बाकी चीजें उनके साथ जुड़ती चली आई। जैसे मेरे बाकी तीन को पैनलिस्ट ने कहा कि कई चुनौतियां हैं हमारे सामने, लेकिन हमें एक चीज और देखनी होगी कि सिर्फ 9 साल के अंदर भारत कहां था और कहां पहुंच चुका है। तो ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है, ये बहुत बड़ा एक उल्लेखनीय कदम है भारत के लिए कि महज 9 साल में हम कहां से कहां पहुंच चुके हैं। मैं एक और चीज कहना चाहूंगा प्रशांत जी, अब हम ये हथियार बनाने वाली फील्ड में ऊपर आ चुके हैं। हम दुनिया की 23rd बिगेस्ट कंट्री हैं। अब हमें अपनी सैनिक शक्ति को और बढ़ाना चाहिए। हमें पूरी दुनिया में अपने सैनिक अड्डे बनाने चाहिए। कोई भी देश एक सुपर पावर तब होता है जब उसके पास मिलिट्री बेसिस पूरी दुनिया में होती हैं। अमेरिका के पास 750 मिलिट्री बेसिस हैं दुनिया में, रूस के पास 20 हैं, चीन के पास 8 हैं अपने देशों को छोड़ के। तो अब वो वक्त आ चुका है कि भारत अब आर्थिक तरीके से भी मजबूत है, सैनिक शक्ति से भी मजबूत है, अपने हथियार बनाने में आत्मनिर्भर भी है और हमारे पास परमाणु हथियार भी हैं। अब भारत को दुनिया में अपने विदेशी सैनिक अड्डे बनाने चाहिए, और ये अगर हम एक एज अ पॉलिसी लेके आते हैं, मेरी नजरिए में ये सबसे बड़ा गेम चेंजर होगा और भारत को ये एक कदम ऑफिशियल सुपर पावर का दर्जा दे देगा। ठीक है, बहुत बहुत अहम बात कही। और जब रिकमेंडेशंस की बात हो रही है तो बख्शी सर आपके पास भी मैं इसी सवाल के साथ आना चाहूंगा कि भारत के रक्षा क्षेत्र को और भारतीय सेना को और मजबूती मिले, इसमें आपकी रिकमेंडेशंस क्या होगी? किन उपकरणों पे, किन हथियारों पर हमें अपना फोकस बढ़ाना होगा? थैंक यू वेरी मच। सबसे बड़ी पहली बात तो मैं ये क्लैरिफाई कर दूं कि ये जो थिंकिंग प्रोसेस जो हुआ है इस हमारे प्रधानमंत्री के आने के बाद पिछले 8 साल में जो थिंकिंग प्रोसेस चेंज हुआ है, सारी की सारी जो है हमारी सफलता उसके कारण हुई है। जब हमारा मेंटल चेंज हुआ है तभी हम अपनी आगे प्रोग्रेस करी है, और तब आपका ये सवाल में आता है कि अब हमारे को क्या क्या करना पड़ेगा। देखिए, एडहॉक हमें नहीं बनाना। टीयर गैस जो बना रहे हैं, जो बीएसएफ यूज करती है, वो भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मैं मानता हूं पैसा आ रहा है, पर जब हम प्रायोरिटाइज करेंगे तो आपको सबसे पहले अपना एयर डिफेंस को और मजबूत करना पड़ेगा। एयर डिफेंस का सिर्फ मतलब यही नहीं है कि एयर डिफेंस फाइटर, वो तो होंगे, एयर मिसाइल्स, और फिर आपकी स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स जो टैक्टिकल है, और स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स उनकी क्षमता का मतलब उनकी एक्यूरेसी। क्रूज मिसाइल सबसे ज्यादा आपको जरूरत पड़ेगी, जो कि फोर्स मल्टीप्लायर बनेगी। और फिर सबसे ऊपर, इसके सबसे ऊपर जो मैं कहना चाहता हूं, यू विल हैव टू स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग योर इंजन्स इन एवरी फील्ड। जब तक इंजन नहीं होगा आपका कोई भी इक्विपमेंट नहीं बिकेगा। ये प्रॉब्लम आ जाएगी हमको। और सबसे बड़ी बात है, और हमको ये एक चीज स्टडी करनी पड़ेगी, क्या रीजन था कि हमने HF-24 को नहीं डेवलप होने दिया। पता क्या बात थी? रिपोर्ट थी HF-24 की कि अगर बाय 2000 this aircraft is allowed to develop, no third world country will buy any fighter aircraft in 2001, 2002, 2003. उसका इंजन नहीं बनने दिया, E-300 प्लांट को डिस्ट्रॉय करवा दिया। ये और रशिया ने हमारे हाथ मरोड़े और हमारे को 3 स्क्वाड्रन डाउन करवा दिए MiG-23 बेचने के लिए।
हमारे को ये पॉलिसी ये सारी चीजें तो इस पूरे कारोबार से बिल्कुल अलग हैं और वाकई जो सुझाव हैं उनमें यही है कि हमें ये देखना होगा कि जो हमारी ताकत है वो और ज्यादा बेहतर कैसे हो। मेक इन इंडिया से क्रांति आई है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। सारे पैनलिस्ट ये मानते हैं कि एक सोच जो बदली है उसकी वजह से इस तरह के बदलाव नजर आ रहे हैं और इस तरह के परिणाम, इस तरह के रिजल्ट अब जो हैं वो कम वक्त में नजर आ रहे हैं। जो एक लक्ष्य बहुत दूर नजर आता था वो अब नजदीक नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अपने तमाम खास मेहमानों का, शशांक जी, इसके साथ ही बख्शी साहब, सोढ़ी साहब, राजेश सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खास विश्लेषण के लिए। उम्मीद है कि आपको ये चर्चा पसंद आई हो। फिलहाल आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।